हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। आइसोमेरिज टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा 10th में पढ़ा होगा कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि हम नहीं जान पाते कि स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो रहा है या उसमें पोजीशन क्यों बदल रही है। ऐसा फिनोमिना जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें दिखाई देता है सेम, लेकिन उसका स्ट्रक्चर या रोटेशंस जो है वो बदल जाती हैं। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन या कितनी ऑक्सीजन है उसमें, वो टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका रहेगा सेम, लेकिन उनका या तो स्ट्रक्चर बदल जाता है या फिर उनका रोटेशन बदलने की वजह से, मॉलिक्यूल का रोटेशन बदलने की वजह से उनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है, किस लाइट की तरफ, ऑप्टिकल वाइब्रेशंस की तरफ, या फिर कुछ और नए चेंजेस भी आ सकते हैं उसमें रोटेशन की वजह से। जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे ये कप है मेरे पास, इसका हैंडल अभी आपकी तरफ है और मैंने रोटेशन करके इसे अपनी तरफ घुमा दिया, तो ये इतना भी चेंज आ सकता है मॉलिक्यूल के अंदर कि रोटेशन हो रहा हो और उसमें डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बदल जाए, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, उसकी केमिकल बिहेवियर पर भी इफेक्ट पड़ते हैं और चेंजेस आ जाते हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूल में या तो स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा कि बॉन्ड ही चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर उसमें रोटेशन की वजह से उनमें चेंजेस आएंगे, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। तो क्योंकि आइसोमेरिज में इतनी वैरायटी है कि कहीं बॉन्ड बदल रहा है इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं, कहीं मैंने अभी आपको दिखाया कि रोटेशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, देन उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो आइसोमेरिज्म को हमने क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। एक तो वो पार्ट जिसमें कि स्ट्रक्चर बदल रहा हो, कि कार्बन की जो चेन है उसमें बॉन्डिंग ही बदल जाए, चेंज हो जाए, एक बॉन्ड आगे से पीछे की तरफ चला गया या बीच में से कहीं कार्बन जो निकल के ऊपर साइड चेन में चला गया। तो जहां पर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बॉन्ड में ब्रेकेज आएगी एंड देन दोबारा बॉन्ड बनेगा, तो जहां पर लिंकेज में भी चेंजेस आएंगे बॉन्ड के, वहां तो कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जहां सिर्फ रोटेशन होता है मॉलिक्यूल का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इसके हैंडल को मैं ऐसे रोटेट करके आपकी तरफ या अपनी तरफ कर सकती हूँ, तो दैट टाइप इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 3D स्ट्रक्चर में सिर्फ मॉलिक्यूल में रोटेशन आएगा, वाइब्रेशन, मतलब उसमें नीचे से घूम जाएगा मॉलिक्यूल, कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो अपने मॉलिक्यूल को रोटेट कर देता है। तो ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म हमें दिखाई देती है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसमें हम वन बाय वन अब हम इनका डिस्कशन करेंगे। पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां पर टोटल कार्बन के साथ लिंकेज में चेंजेस आएंगे, मॉलिक्यूल का बॉन्ड भी चेंज होकर दूसरे बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, वो पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, तो इसीलिए उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल जो भी उसके बन रहे हो डिफरेंट आइसोमर्स, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका रहेगा सेम, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ अदर एलिमेंट हमेशा उसमें रहेगा सेम, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो इसे भी हमने, क्योंकि इसमें अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो हम इन्हें चार कैटेगरीज में पढ़ेंगे: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन्हें अब हम लेते हैं वन बाय वन। तो हम शुरुआत करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, जिसका पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। जब भी कार्बन के साथ जो लिंकेज है,
सिर्फ उसमें बदलाव आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड साइड चेन कंपाउंड में बदल गया, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन कहीं से साइड चेन में चला गया है, तो यहाँ सिर्फ कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग में चेंजेस आ रहे हैं। एन ब्यूटेन बन गया आइसोब्यूटेन में, या नियोपेंटेन बन जाए पेंटेन, इसमें तो 2 ही आइसोमर्स बनेंगे। तो पेंटेन में यदि हम लेते हैं तो 3 आइसोमर्स बन जाएंगे आगे, तो उसमें 2 साइड चेन्स भी आ सकती हैं। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। एंड ये जो 2 कंपाउंड इसने बना दिए अलग अलग, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का रहेगा सेम। आप काउंट कर सकते हो, C4H10 हो जाएगा दोनों का कंडेंस फॉर्मूला। इन दैट केस ये दो जो कंपाउंड बन गए अलग अलग टाइप के, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनके लिए हम क्या नाम लेते हैं? आइसोमर्स। एंड क्योंकि ये चेन के वेरिएशन से बने हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। सेकेंड टाइप की है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है कि पोजीशन का मीनिंग क्या है, कि जब भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसी फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनिए कि किस किस में वेरिएशन आ सकता है, डबल बॉन्ड में उसकी पोजीशन में, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में, या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम, देन इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड द आइसोमर जो बन जाएंगे, 2 या 3 जो भी बन सकते हैं पॉसिबल, वो कहलाएंगे उनके पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन पर अटैच्ड है, और यहाँ पर उस कार्बन की चेन रही सेम, 3 कार्बन की चेन है, चेन में चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन OH जो मॉलिक्यूल है फंक्शनल ग्रुप, वो फर्स्ट कार्बन से हटके सेकंड कार्बन पर चला गया, तो प्रोपेन 1 ऑल एंड देन बन गया प्रोपेन 2 ऑल। तो ये आप यहाँ देख रहे हो OH की जो है पोजीशन बदल गई है, देयरफॉर इट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये हम कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल है, जैसे ये पेंटेन का है जो मैं अभी बता रही थी। पेंटेन में चेन का नंबर और बढ़ा सकते हो आप। तो पेंटेन ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, ये इसकी आइसोपेंटेन की कंडीशन है। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन कि नियोपेंटेन इसका बनाकर देखिए कि इसमें और एक आइसोमर बन सकता है नियोपेंटेन का, वो आप बनाकर देखिए अपने आप कि उसमें 2 साइड चेन आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, बेंजीन में भी ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप, ये पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल लिए मैंने अदर देन एल्काइल कंपाउंड। यहाँ बेंजीन में यदि पोजीशन बदल जाए एक दूसरे के रेफरेंस में फंक्शनल ग्रुप की, देन इट इज ऑल्सो पोजीशन आइसोमर। जैसे यहाँ 1, यदि एक को मैं 1 पर मान लूं क्लोरो को, तो दूसरा उसके रेफरेंस में सेकंड पोजीशन पर है, 1 and 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसे हम कॉमन नेम में ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, 1 के रेफरेंस में जब 2 पर आता है, देन इट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहलाएगा। अब यही मॉलिक्यूल यदि यहाँ इस तीसरे कार्बन से जुड़ा हो, पोजीशन बदल गई इसकी, तो 1, 2 and 3 पर आ गया है, 1 के रेफरेंस पर ये 3 पर है, then it is called मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा कंडीशन कहलाती है 1 and 3 पोजीशन। तो 1 and 3, 1 and 2, और अभी मैंने एक और नहीं बनाया है, यहाँ पर एक और बन सकता है, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, इसे हटा के 1 and 4 कंडीशन भी आएगी, which is called पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये जो कंडीशंस हैं ये इसकी पोजीशन आइसोमर्स हैं बेंजीन के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये पोजीशन एंड स्ट्रक्चरल दोनों स्ट्रक्चरल में चेन एंड पोजीशन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 2 आगे आइसोमेरिज्म पर, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही पार्ट है। नेक्स्ट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन ये हर जगह मुझे दिखाई नहीं देगी, सिर्फ वहां पर दिखाई देगी जहां पर मॉलिक्यूल जो है यदि उनका रीअरेंजमेंट हो जाए, यदि उनकी बॉन्डिंग चेंज हो जाए, बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बदल जाए, वो फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर पर है या फिर वो बीच में चला जाए, तो उसका नेचर भी बदल जाता है, वो फंक्शनल ग्रुप की टाइप भी बदल जाती है।
तो इसलिए ये हर जगह दिखाई नहीं देगी। जैसे कि कीटोन और एल्डिहाइड दिखाई बना सकते हैं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। यदि कार्बोनिल ग्रुप कॉर्नर पर होगा तो एल्डिहाइड होगा, और यदि ये बीच में चेन के बीच में चला जाएगा तो दोनों एल्काइल ग्रुप से यदि अटैच्ड होगा देन इट विल बी कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड में सिर्फ पोजीशन इसका ही फर्क है कि कीटोन जो है वो बीच में होते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप से घिरे हुए होते हैं, और एल्डिहाइड जो है वो कॉर्नर कार्बन पर अटैच्ड होता है। दोनों ही कार्बोनिक फैमिली के ग्रुप मेंबर्स हैं, बट एल्डिहाइड में एक जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और कीटोन में दोनों ही जो पोजीशंस है वो एल्काइल ग्रुप घेर लेता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। पहले इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता था। ऐसे ही आप अल्कोहल और ईथर में भी पाओगे कि अल्कोहल से ही ईथर बनाए जाते हैं। तो अल्कोहल और ईथर दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, फोर्थ टाइप की है मेटामेरिज्म। इसे मैं ये आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म टाइप का ही है, जिसमें हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन कैसे बदली। लेकिन मेटामेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप को मेन ध्यान रखा जाता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप पर। जैसे कि मैंने ईथर का एग्जांपल लिया, तो ईथर में ऑक्सीजन जो है दोनों साइड एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। अब यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन जो मैं गिन लूं तो यहाँ 3 की कार्बन की चेन है और इधर भी 3 की कार्बन की चेन है, लेकिन यदि ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के बीच में आ गया और ईथर ही है ये, लेकिन अब इस ईथर के कंडीशन में फर्क आ गया है कि इधर कार्बन की 2 कार्बन की चेन है और इधर 4 कार्बन की चेन है। तो अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर 2 एल्काइल और 4 एल्काइल का चेंजेस आ गए हैं, और यहाँ अक्रॉस द ईथर फंक्शनल ग्रुप 3 और 3 का रेशियो था एल्काइल ग्रुप का। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी क्या हो गया है, अक्रॉस द ईथर क्या चेंजेस आए हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप में चेंजेस आ गए हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म, जो कि काफी सिमिलर है पोजीशन आइसोमेरिज्म से। पोजीशन में हम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देते हैं और मेटामेरिज्म में हम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप को काउंट करते हैं। दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द ईथर एंड अल्कोहल इन द फंक्शनल ग्रुप। ये अल्कोहल है इथेनॉल 2 कार्बन का, यहाँ से OH जो है यदि बीच में आ जाए दोनों कार्बन के बीच में, तो दोनों का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे बिल्कुल एंटायरली सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में क्या चेंज हो गया है, फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन है। एक में अल्कोहल है, एक में ईथर है। तो सिर्फ अल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड एंड कीटोन ये आपस में जो है रीअरेंजमेंट बॉन्ड का करके इस टाइप से चेंज हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं। सारे सब जगह आपको ये दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली मेटामेरिज्म का ये वन मोर एग्जांपल आई हैव टेकन इन द केस ऑफ ईथर। ईथर के दोनों साइड 2-2 कार्बन की चेन है, और यहाँ अक्रॉस द ईथर ग्रुप 1 कार्बन और 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ वेरिएशन आ गया हमारे इसमें, तो देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, एंड ये दोनों इनके होंगे आइसोमर्स, मेटामर्स, एंड ऐसे ये दोनों क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? तो अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आई एम टेकिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हियर इन दिस टॉपिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हम अलग करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको जैसे बताया कि रोटेशन ऑफ कार्बन हो जाता है, तो कार्बन का रोटेशन किसके अक्रॉस होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगा। Whenever the carbon and carbon are having the double bond and the group to which they are attached, यदि वो उनमें ग्रुप में सिमिलैरिटी हो
कि एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल जो हैं, 2 एटम्स जो हैं वो सिमिलर हों, इन दैट केस जब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम साइड होंगे, रोटेशन करते हुए सेम साइड आ जाएंगे, तो वो कहलाएगा सिस आइसोमर। और जब उन वो अक्रॉस एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनली चले जाएंगे, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ही डेवलप होती है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स डेवलप होते हैं। या फिर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाई देगी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक में ये जहां डबल बॉन्ड्स होते हैं वहां मिलेगी, एंड और आपको और कहाँ देखने को मिलेगी ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में और डिटेल में थोड़ा पढ़ोगे। तो ये जो सेम साइड फंक्शनल, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ मैंने दोनों हाइड्रोजन लिए, दोनों मिथाइल लिए, बाई चांस यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप हो, तो हमारे इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन एटलीस्ट दोनों 2 मॉलिक्यूल एक जैसे होने चाहिए। 2 डिफरेंट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में ही हम डायगोनल एंड सिमिलैरिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो अभी मैंने एग्जांपल दोनों मॉलिक्यूल का सेम ले लिया है। अदरवाइज यदि डिफरेंट भी एग्जांपल्स हों तो आप एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल दोनों में सेम हो तो उसे रेफरेंस में लेकर आप सिस एंड ट्रांस बता सकते हो। दिस इज द अदर एग्जांपल ऑफ द trans and cis isomer, geometrical isomer 1 and 2 डाइक्लोरोइथीन, एंड ये भी वही है लेकिन 1 and 2 पोजीशन पर ही, लेकिन रोटेशन हो गया। तो यहाँ पर यदि मैं ग्रीन को मान लेती हूँ कि क्लोरीन है, और दूसरा जो है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये दोनों सेम है, ये हाइड्रोजन पार्ट्स हो गए, दोनों क्लोरीन पार्ट्स हैं क्योंकि क्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटे पार्ट्स हैं। तो मैंने दोनों व्हाइट हाइड्रोजन मान लिए, दोनों ग्रीन क्लोरीन मान लिए। तो जब ये क्लोरीन दोनों एक दूसरे के डायगोनली हैं पोजीशन पर, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, कार्बन में इस कार्बन में रोटेशन हो या इसमें किसी एक में रोटेशन हो गया और ये चले गए डायगोनली, तो ये हो गई ट्रांस आइसोमर। और जब एक एक कार्बन तो अपनी पोजीशन पर है और दूसरे ने रोटेशन करके दोनों चीजों को सेम पॉइंट पर ले आए रोटेशन करते हुए, तो वो जब दोनों पॉइंट्स, दोनों मॉलिक्यूल सेम पॉइंट पर होंगे, सेम एंगल पर होंगे, और ये हाइड्रोजन भी दोनों सेम एंगल पर हैं, सेम साइड है, तो ये बन गया इसका सिस आइसोमर। ठीक है, तो ये दिस इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें 2 आइसोमर्स बनते हैं, सिस एंड ट्रांस। एंड इसमें बॉन्ड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बॉन्ड नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के रेफरेंस में रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है उसमें 3D डायमेंशन में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 12th में आपके बहुत काम आ रहा होगा। 11 यदि 12th का कोई देख रहा है तो ये 11th एंड 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वाले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे या थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल पढ़ के आए हैं 10th से, लेकिन 12th वालों के लिए इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे कि अनअकैडमी का एसेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनुअल एग्जाम की तैयारी तो आप लोगों ने शुरू कर ही दी होगी, स्पेशली 12th क्लास में, और 11th भी अपनी लग गई होगी तैयारी में क्योंकि इन्हें 12th में जाना है। ये जो ऑल इंडिया चैंपियन टेस्ट सीरीज है ये आप खाली 11th एंड 12th के लिए नहीं है, दिस इज 6th to 12th क्लासेस। आप अपने घर में कोई छोटा हो या आपके नेबर में कोई है उनको भी बता सकते हो, आपके जान पहचान में कोई है उन्हें बता सकते हो। एंड दिस इज नथिंग एल्स, ये आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज है एक आपकी, जिसमें आपको एनसीईआरटी का ही सिलेबस रिवाइज करना है ताकि आपका स्ट्रेंथ मतलब बढ़ जाए, आपके मार्क्स अच्छे आए, आपको अपनी वीकनेस पर काम करने का टाइम मिले, मौका मिले कि क्या पॉइंट्स अभी भी मेरे रह गए जिसको मैं वर्कआउट, जिसको मैं ध्यान दूं तो मेरे एनुअल में बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये तो आप कहोगे कि एक टेस्ट सीरीज है, ये तो मैम भी लेती रहती है, सर भी लेते रहते हैं, कोचिंग में भी होता रहता है, इसमें क्या नया है? इसमें ये नया है कि बेटा आपको एक तो सिलेबस कुछ अलग से नहीं करना, रिवीजन तो आपका हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी का ही सिलेबस करना है। 1 घंटे का पेपर होगा और 6 तारीख को है, ये अभी कमिंग संडे को है, 6 दिसंबर को।
और इसमें आपको जो है प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका कि आप रिवीजन तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो आपके स्कॉलरशिप्स हैं वो प्राइजेस भी जीत सकते हो। हर महीने 5 लाख तक के प्राइजेस दिए जा रहे हैं। तो इसलिए 3 चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाती हैं। रिवीजन का रिवीजन भी हो जाता है, आपको एनसीईआरटी ही सिर्फ करनी को पड़ेगी, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं खरीदनी है आपको इसके लिए, और ना आपको प्राइजेस जीतने का भी मौका मिल जाएगा। तो 6 तारीख को होने वाला है ये, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ लिंक पर जाना है और अपने आप को एनरोल करना है, उसमें फॉर्म भरना है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वहां एनरोल करते हुए एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको यदि अनअकैडमी जैसे ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक तो यदि आपके पास नहीं है तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे आप। दूसरा, उसमें हमारे डीएसएल क्लासेस का आप रेफरल कोड डालेंगे, तब वो अनलॉक होगा टेस्ट फॉर्म भरने के लिए और टेस्ट अटेंड करने के लिए। अनलॉक करने की कंडीशन है जो अभी 1 दिसंबर से ही हुई है। आप कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हो अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होती हैं, अच्छे एडुकेटर्स हैं वहां पर, तो आप ये रेफरल कोड यदि आप डाल दोगे डीएसएल क्लासेस, तो वो तब अनलॉक होगा। नहीं तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे एंड ना ही कोई फ्री क्लास का मजा ले पाओगे। तो डीएसएल क्लासेस रेफरल कोड डालते ही आप अनलॉक कर दोगे अनअकैडमी, एंड देन आप अपना फॉर्म भर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट सीरीज को, एंड कोई भी स्पेशल क्लास वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो टीचर्स की, क्यों बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहां पर जिनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रेफरल कोड ध्यान रखिए। एंड प्लस जब आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% डिस्काउंट भी आपको इसी रेफरल कोड से मिलने वाला है। तो डीएसएल क्लासेस रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, अनलॉक तभी होगा अनअकैडमी का ऐप जब आप डीएसएल क्लासेस का रेफरल कोड वहां पर डालेंगे। हाँ, एक बार डाल देंगे तो वो वहां सेव हो जाएगा, देन आप आराम से खोल पाएंगे उसे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्केड्यूल हमारा रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th एंड 11th के लिए। तो जितना मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको तो बेसिक समझना ही है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो 12th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि 11th के हो तो अपने किसी भाई वगैरह को भी शेयर किया करो, थोड़ा वीडियोस वगैरह शेयर किया करो। बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं करते हो। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि नॉलेज जो है वो हमेशा बढ़ाने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है। कभी भी अपने पास रख के आप मत समझना आप धन्ना सेठ हो जाओगे नॉलेज के लिए, कभी भी नहीं होगे। नॉलेज हमेशा शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। टिल देन बाय एवरीवन।